हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्राचीन से मध्यकाल की ओर। तो हमने काफी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। आज मैं एक बार रिवीजन भी दिलवाऊंगी आपको, काफी टाइम से हमने रिवाइज नहीं किया। और ये जो चैप्टर है बेसिकली बताता है कि क्या वो चेंजेस थे जो हम एंशिएंट से मिडेवल की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब प्राचीन इतिहास से मध्यकाल इतिहास की तरफ जा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा बदलाव आया, क्योंकि राजा बदलने से तो प्राचीन को मध्यकाल नहीं बोल सकते। एंशिएंट टाइम पीरियड में तो कितनी बार ऐसे आए कि नए नए राजाएं आए हैं। विदेशी आक्रमणकारी के आने से भी हम नहीं बोल सकते कि मध्यकाल की शुरुआत हो गई, क्योंकि एंशिएंट टाइम पीरियड में बहुत सारे हमें फॉरेन इन्वेडर्स दिखाई दे रहे हैं जो इंडिया में आए, इन्वेड करे, लंबे समय तक रूल किया। चाहे हम बात करें ईरानियों की, चाहे हम बात करें यूनानी हो गए, कुशान्स हो गए, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक्चुअली चेंज कहां पर आया जिसकी वजह से हमने एंशिएंट को मिडेवल, एंशिएंट के बाद मिडेवल नाम से एक अलग इतिहास का एक बोल सकते हैं टॉपिक निकाला। तो वो चेंज हमें दिखाई देगा समाज में, वो चेंज हमें दिखाई देगा अर्थव्यवस्था में, वो चेंज हमें दिखाई देगा राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, तो ये चैप्टर उसी चेंज को आपको समझाता है कि वो बदलाव हमें कहां से दिखना चालू होता है। तो आज हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे बैचेस है। आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 2024 के एग्जाम को देने के लिए और आप प्लान मैनर में चाह रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करें, तो आप यहां से गाइडेंस ले सकते हैं। फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होता है आप खुद पढ़ोगे, टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास है नहीं। और यहाँ पर क्या होगा कि टीचर सब कुछ आपको करा देते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। उनको पता है क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइम एक होता है कि हाँ इस समय में ये चीज़ें कवर हो जा रही हैं, तो वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज कराऊंगी इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले कि अब तक हम एंशिएंट की जर्नी कहां से लेके चले थे और कहां तक पहुंच गए। प्लेलिस्ट को आप अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। और कुछ बच्चे अभी लास्ट जो हमारा चैप्टर हुआ था वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा आपको डिटेल दे रखा है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज वो हमारा आगे कवर होगा मिडेवल में, इस वजह से मैंने वहां पर उसको बहुत डिटेल में जाकर नहीं बताया। ठीक है, तो आप खुद भी पढ़ लिया करिए जब बुक वहां पर कुछ ऐसा लग रहा है आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज उसे क्लास में पूछ सकते हैं, मतलब कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हमने कहां से मानी थी? हमने माना था कि लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व, जब हम आदि मानव से मानव में कन्वर्ट हो रहे थे, यानी हमारा खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा था, वो टाइम पीरियड था जहां से हमने शुरुआत मानी थी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की। और वो शुरुआत इसलिए मानी क्योंकि उसके पहले के हमारे पास एविडेंसेस है ही नहीं जो ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस की एविडेंस दिखाई दिए इंडिया में। क्योंकि एविडेंस पहले आ चुके, वो अफ्रीका रीजन में आया था 20 लाख बीसी के आसपास। तो हम वहां का तो हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी मैंने बता रखा है एंशिएंट में एक इंट्रोडक्शन लेक्चर में। हम सीधे कहां जा रहे हैं? हमारी इंडिया की हिस्ट्री पे। यहां से हमें एविडेंस कुछ मिलते हैं लगभग 5 लाख ईशापुर से। मेजर जो हमें एविडेंसेस मिलने चालू होते हैं वो मिलते हैं 2 लाख ईशा पूर्व से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि वहीं से हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो हमने कवर किया था, फर्स्ट चैप्टर नहीं बोलूंगी, टॉपिक पाषाण काल, या फिर जिसे आप बोलते हैं बच्चों क्या, स्टोन एज। स्टोन एज वो टाइम पीरियड था जब हम पूरी तरह से स्टोन पे डिपेंड है। हमारा बेस्ट फ्रेंड क्या माना जाता था? पाषाण, पत्थर या स्टोन। और यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से स्टोन के टूल्स का यूज होते हुए दिखाई दिया। उस स्टोन के टूल का फॉर्म क्या था और उस फॉर्म में चेंज आने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा था ह्यूमन की लाइफस्टाइल पे, उस बेसिस पे हमने स्टोन एज को भी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा: पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। इसके बाद से पहले जो मेटल जो ह्यूमन ने यूज किया वो क्या था? आपका कॉपर, या फिर जिसे आप तांबा बोलते हैं। तो स्टोन के साथ में जब कॉपर का यूज होगा तो उसको हमने क्या बोला? ताम्र पाषाण, या फिर उसे बोला चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड। तो बेसिकली स्टोन एज का हम बोल सकते हैं मेजर सेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो लगभग मानकर चला जाता है 2 लाख ईशा पूर्व से लेकर अप्रोक्स आप मानकर चलिए तो 3000 ईशा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो है आपका पाषाण काल। अब इसमें कंफ्लिक्ट नहीं करना है, कई सारी नियोलिथिक साइट्स है
साउथ इंडिया में जो हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देती हैं, जो आपका ताम्रपाषाण काल के कई सारे ऐसे साइट्स हैं जो 1000 बीसी के आसपास पहुंचती हैं। तो इसमें जाकर डिबेट में नहीं फंसना है कि आपने 3000 बोला वहां 1000 दिखाई दे रहा है। एक्चुअली दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि यहाँ समय अलग चल रहा है वहां समय अलग चल रहा है। यहाँ पर जब लोग नॉर्थ इंडिया में पशुपालन या खेती सीखे थे वो समय 3000 के आसपास, 5000 के आसपास, 6000 के आसपास दिखाई दे रहा है। वही दक्षिण भारत में जब पशुपालन खेती सीख रहे हैं वो समय थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ, उन्होंने सीखा थोड़ा सा डिले। तो इस वजह से हम बोलते हैं यहाँ न्यूलिथिक जल्दी वहां लेट, इस टाइम में वेरिएशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हमारे देश की फर्स्ट सिविलाइजेशन। देश जैसा तो खैर कोई स्ट्रक्चर उस समय नहीं था, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे देश का जो पहला सभ्यता था वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के पैरेलल था। और हमारे लिए बहुत गौरव करने वाली बात है। हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपको आपका इतिहास पता रहे। आप अलग अलग जब प्लेटफॉर्म पर जाए, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो उस समय आप बता सके कि इंडिया की हिस्ट्री अर्बनाइजेशन वाली रह चुकी है आज से लगभग 4-4,500 साल पहले। ठीक है, जो ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे, हम पर दबाव बना रहे थे कि भाई तुम सभ्य नहीं हो, और हम तब सभ्य थे जब वो लोग उनको सभ्यता के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे हम बात करें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके पैरेलल इंडिया में हमें पहली सभ्यता दिखाई दी जिसे आप बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसे क्या कहा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया था। ये हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 2700 बीसी से लेके अप्रॉक्स 1750 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड। ये टाइम जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, इस पे आपको कंफ्लिक्ट नहीं करना। जो इसका पीक टाइम पीरियड था वो माना जाता है अप्रॉक्स 2500 टू 1900 बीसी के आसपास। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वापस से ग्रामीण सभ्यता हमें दिखाई देती है जिसे आप बोलते हैं वैदिक काल। ठीक है, ये वैदिक काल जो है लगभग इसका इतिहास रहा था, मानकर चलते हैं हम 1500 बीसी से लेकर अप्रॉक्स 600 बीसी तक का टाइम पीरियड वैदिक काल के नाम से जाता है। और इस वैदिक टाइम पीरियड को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक जिसे आप बोलते हैं पूर्व वैदिक काल या फिर अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, दूसरा जिसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल या फिर लेटर वैदिक टाइम पीरियड। ओके, पाषाण काल पूरे देश में फैला हुआ था अलग अलग जगह पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में सिंधु नदी के चारों ओर फैला हुआ था। वैदिक एज सप्त सेंधा प्रदेश, 7 नदियों वाला जो क्षेत्र है वहां, प्लस बाद में लेटर वैदिक कहां पहुंचता है, गंगा घाटी की तरफ पहुंचता है। इसके बाद से हमारा चालू होता है पहली बार राजतंत्री व्यवस्था प्रॉपरली जो हमें दिखाई देता है, वो हमें यहां से दिखेगा 600 बीसी के आसपास, जहां पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी जाएगी, एक स्टेट वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कब? आफ्टर 600, जिसको हमने बोला महाजनपद टाइम पीरियड। और यहां पर हमें 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। इन 16 महाजनपदों को हमने डिटेल से जाना। इसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध महाजनपद। और ये जो मगध महाजनपद था ना, यहाँ पर हमें 3 मेजर डायनेस्टी रूल करते हुए दिखाई दी। एक जिसका नाम था हर्यंक डायनेस्टी, सेकंड वन जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी, एंड द लास्ट वन जिसका नाम था नंद डायनेस्टी। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े। ये जो मगध पर नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर था धनानंद, उसको रिप्लेस करा चंद्रगुप्त मौर्य ने और एक नए वंश की नींव रखी जिसे बोला गया मौर्य एम्पायर। ये जो मौर्य साम्राज्य है ये बोल सकते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य के रूप में दिखाई देता है। इतना बड़ा टेरिटोरियल रीजन किसी का नहीं था जो हमें मौर्यंस के टाइम पीरियड में दिखाई दिया। इनका टाइम पीरियड आप मानकर चलिए 323 बीसी से लेकर अप्रॉक्स 185 बीसी तक का टाइम पीरियड था। यहाँ पर हमें 3 राजा रूल करते हुए दिखाई देते हैं जो जिनका रोल था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट किंग। ओके, मौर्यंस और महाजनपद ये वो टाइम पीरियड है जब हमें इंडिया में कुछ फॉरेन्स भी इन्वेड करते हुए दिखाई दिए। इस टाइम पीरियड में हमें भारत में ईरानी शासकों का अटैक होते हुए दिखाई दिया, किधर? इस वाले क्षेत्र में। और इस टाइम पीरियड में हमें इस टाइम पीरियड के इसका एंड चल रहा था, इसका स्टार्टिंग चल रहा था, तो हमें किसका अटैक दिखाई दिया? यूनानी। और यूनानी में भी किसका बच्चों? सिकंदर का अटैक दिखाई दिया। मौर्यंस का वो टाइम पीरियड था जब बहुत पीस था। ओके, इस टाइम पीरियड में ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, पहली बार भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिन्होंने अपने कंट्रोल में किया वो यही मौर्यंस थे। मौर्यंस जैसे ही डिक्लाइन हुए, वापस से यहाँ पे फॉरेन जो है वो इन्वेट करेंगे और इसको हम बोलते हैं क्या? मौर्योत्तर काल कहा जाता है या फिर इसे पोस्ट मौर्यन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल कब से कब तक दिखाई देता है? लगभग 180 से लेके 300 बीसी तक का टाइम पीरियड। इस मौर्योत्तर काल में हम पूरे भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक जिसे हम
बोलते हैं इंडिया का ये वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला, यहाँ पर कौन है, विदेशी उत्तराधिकारी आए जिन्होंने आकर रूल किया, ठीक है। एक इंडिया का ये जो नदन गंगा घाटी वाला रीजन है, मगध वाला क्षेत्र है, ये हमें दिखाई देता है जहां पर हमें देसी उत्तराधिकारी रूल करते हुए दिखाई देता है। और एक सुदूर दक्षिण का क्षेत्र या दक्षिणतम क्षेत्र ये वाला, जहां पर हम संगम काल को पढ़ते हैं, ये वो टाइम पीरियड है जहां पर हमें चोल चेर पांड्य दिखाई देते हैं। विदेशी में आएंगे आपके इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, इंडो ग्रीक आ गए, शक हो गए, पार्थियन, कुषाण। देसी में आ जाते हैं शुंग, कण्व, सातवाहना, चेदी। ओके, ये पूरा मौर्योत्तर काल खत्म हुआ और इसके बाद चालू होता है गुप्त काल। वापस से भारत, जो उत्तर भारत है, इसका एकीकरण हुआ कब, गुप्तों के काल में। और ये जो गुप्तों का टाइम पीरियड था, हम मेजर मानकर चलते हैं, हमें 319 से दिखाई देता है, जहां पर प्रॉपर इनका एक टेरिटोरियल स्ट्रक्चर बनता है। 319 से लेकर लगभग आप मानकर चलिए 550 तक का टाइम पीरियड जो है वो गुप्तों का काल था। यहाँ पर हम अलग अलग रूलर्स को देखते हैं। तो जब गुप्त काल में गुप्ताज नॉर्थ में रूल कर रहे थे, इनके पैरेलल ये जो रीजन था ना, सातवाहनास को रिप्लेस करा और वहां पर हमें कौन दिखाई दिए बच्चों, वाकाटक दिखाई दिए। तो हमने गुप्तों के पैरेलल क्या पढ़ लिया था, वाकाटक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं और आगे सुदूर दक्षिण में हमें धीरे धीरे कौन दिखाई देते मजबूत होते हुए, पल्लव और पांडे मजबूत होते हुए दिखाई देते, कहां पर, सुदूर दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है। फिर गुप्त काल को रिप्लेस किया किसने, वर्धन्स ने, ठीक है। वो सामंती व्यवस्था उस समय आ चुकी थी और हमें दिखाई देती है अगली डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड हम मानकर चलते हैं 550 से लेकर 647 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। यहाँ पर भी हमें, सॉरी बीसी नहीं, एडी आ गए ना, इसको करेक्ट करिए, यहाँ पर एडी, इन सबको करेक्ट करिए, ये यहाँ बीसी था, इससे फिर एडी आ गया, यानी ईस्वी में आप चल रहे हैं, ठीक है। तो वर्धन डायनेस्टी हमें दिखाई देता है 550 से 647 अप्रॉक्स हम मानकर चलते हैं। और जब वर्धन नॉर्थ में रूल कर रहे थे, इनके पैरेलल वाकाटक को रिप्लेस करे और कौन आ गया, चालुक्याज आ गया। तो इनके पैरेलल हम कौन के लिए देखते हैं, चालुक्यों को देखते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर यहां तक जो हमने लास्ट पढ़ा था ना, इसको हमने बोल दिया प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। अब इसके बाद जब हमें रूल करते हुए अलग से दिखाई देंगे कौन, तो वर्धन के बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में हमें यहां दिखाई देते हैं पाल, ठीक है। यहाँ गुर्जर प्रतिहार, चालुक्यास को साउथ इंडिया में कौन दिखाई देते हैं, राष्ट्रकूट रिप्लेस करते हुए दिखाई देते हैं। आप समझ पा रहे हैं, मतलब यहां तक तो एंशिएंट है। यहां से जो चेंज चालू हुआ और जो यहाँ के बाद हम रूलर्स पढ़ेंगे वो हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। और मध्यकाल के भी इस चरण को, जहां से शुरुआत होती है, इसको बोला जाता है पूर्व मध्यकाल या अर्ली मिडेवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इस पीरियड में वर्धन को रिप्लेस करते हैं कौन दिखाई देगा, पाल, गुर्जर प्रतिहार, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। और दक्षिण में यहां पर दिखाई देते हैं कौन, राष्ट्रकूट दिखाई देते हैं, जो किसको रिप्लेस करते हैं, चालुक्यास को रिप्लेस करते हैं। और सुदूर दक्षिण या दक्षिणतम क्षेत्र में हमें पावरफुल चोला किंगडम दिखाई देता है, कब, अर्ली मिडेवल पीरियड में। आप समझ पा रहे हैं। तो बस यहां तक तो हमने अपने इस बुक में कवर किया। इसके बाद की जो पूरी हिस्ट्री है ना, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में, तो ये सब हमने कहां पढ़ा था, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल में। और वो हमारा किसका पार्ट है, मध्यकाल, जो हमारी बुक हमने स्टार्ट की है सतीश चंद्रा, उसका वो हिस्सा है। तो वहां पर हम इसके आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो इन तीनों के बीच में संघर्ष रहा, इस चोलास के बारे में हम वहां पढ़ेंगे, वो सारी हिस्ट्री वहां जाएगी। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया कि हम प्राचीन काल से यहाँ पर जो मूव कर रहे हैं ना मध्यकाल की ओर, इस समय क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम इसको मध्यकाल कह रहे हैं, वो चेंज क्या हमें दिखाई दे रहे हैं। बस इस चैप्टर में वही बताया, कुछ फैक्ट टाइप का नहीं है, सारा कंसेप्ट टाइप का है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था कि आप कहां से कहां जा रहे हैं और किसको मध्यकाल कहा जा रहा है। अगर आप इसको वैसे सेंचुरी वाइज काउंट करें तो ये 7th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड है ना, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 के बाद आपका मध्यकाल की शुरुआत होती है, जो प्रॉपरली आपको 700 के बाद दिखने लग जाता है, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं और इस तरह आप लोग रिवीजन करते रहा करिए। इस रिवीजन से आपका एक जो कमांड है ना, वो बना रहेगा अपने सब्जेक्ट पर, मतलब एक पूरा
क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो आपके दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चैप्टर छोटा सा, फटाफट देखते हैं। सामाजिक संकट और भूमि वितरण। पहली जो हमें चेंज दिखाई देता है, जिसको हम बोल रहे हैं ना मध्यकाल की ओर जा रहे हैं, तो मध्यकाल की ओर कैसे जा रहे हैं, हमें बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। सोशली हमें एक चेंज दिखता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि भूमि वितरण प्रणाली, भूमि को वितरित करना, भूमि को किसी को देना, और वहां पर किस तरह का सामाजिक संकट हमें दिखता है। चलिए पढ़ते हैं। राइटर बोलता है, प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला। ओके, हम एंशिएंट से मिडेवल की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारा पूरा समाज जो है, जो प्राचीन समाज कहा जा रहा है, वो मध्यकालीन समाज में बदल रहा है। और बोल रहे हैं कि इसका मूल कारण, मतलब वो चेंज क्या था। राजा का बदलना, विदेशियों का आक्रमण करने को आप नहीं बोलोगे कि बदलाव हो गया, नहीं, वो तो एंशिएंट से हो रहा है, फिर आपने वहां पर क्यों नहीं नाम बदल दिया। एक जो मेजर हमें चेंज दिखाई दिया, जो हमने बोला प्राचीन से मध्यकाल की ओर, वो मेजर चेंज का कारण क्या बना, भूमि अनुदान की प्रथा, यानी कि जो भूमि दान में दी जा रही थी, वो बहुत बड़ा कारण बनती है समाज में बदलाव का। सामाजिक ढांचा पूरा परिवर्तित हो गया। क्या वो सामाजिक ढांचा एकदम बदल गया 7वीं शताब्दी में, कोई ऐसे जादू हुआ बदला? नहीं, वो प्रोसेस लंबा था। प्राचीन काल से वो व्यवस्था चल रही थी। फाइनली जब वो भूमि अनुदान प्रणाली इतनी मजबूत हुई कि उसने सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया, तब हमने बोला कि अब हम मध्यकाल की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, अब वो भूमि अनुदान प्रणाली क्या थी? भूमि को दान देना। अब भूमि दान क्यों दी जाती थी, कब दी जाती थी? प्राचीन काल में व्यवस्था चालू हुई। अब देखिए हो क्या रहा था, थोड़ा सा समझिएगा। जब तक मौर्यंस रूल कर रहे थे ना, मौर्य एम्पायर था, वहां पर हमें कोई भूमि अनुदान बड़े लेवल पर नहीं दिखाई दे रहा था। मौर्यंस का बहुत बड़ा किंगडम था, केवल इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसको छोड़ दे तो ऑलमोस्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उनका कंट्रोल था। और बहुत बड़ा क्षेत्र, यानी बहुत सारे उनकी सेना होगी, अधिकारी होंगे, प्रशासन के लिए पूरा एक ढांचा विकसित किया होगा, और उन सबको वेतन भी दिया जाता होगा। मौर्यंस ने एक अच्छी चीज क्या करी कि ये वेतन जो है वो मनी के फॉर्म में देते थे। ठीक है, ये वेतन कभी भी भूमि के फॉर्म में नहीं देते थे। तो इनके यहाँ पर कोई भूमि अनुदान बड़े लेवल पर नहीं चल रहा था, कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलते हैं बहुत छोटे लेवल पर, ना बराबर। तो इस समय तक भूमि अनुदान प्रणाली ऐसी नहीं थी जो समाज पर कोई इंपैक्ट डाल सके। ठीक है, मौर्यंस के बाद हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में यहाँ पर दिखाई देते हैं इंडो ग्रीक है, शक है, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं शुंग, कण्व, सातवाहन। तो वहां तक भी कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं दिखा। हाँ, जब सातवाहन का टाइम पीरियड आया ना 300 के बाद, जब वो ये मगध पर कॉन्कर कर लेते हैं, इस समय तो वहां पर हमें दिखाई दे कि सातवाहनों ने दान देने की प्रक्रिया बढ़ा दी, यानी यहाँ पे भूमि दान जो है वो दिखाई दे रहा है, भूमि अनुदान बड़े लेवल पर दिख रहा है। और ये भूमि अनुदान की प्रणाली और जटिल हो गई किसके टाइम पीरियड में? गुप्तों के टाइम पीरियड में, और बड़े लेवल पर ये भूमि अनुदान दिया जाने लगा। यानी अब सैलरी के फॉर्म की जगह, मतलब सैलरी में आपको मनी देने की जगह भूमि दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स होंगे या बहुत सारे ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप में लोग होंगे जिनको भूमि दिया जाएगा कि ये लो भूमि, यहाँ से जो टैक्स मिलेगा उसे आप वसूलो, और ना केवल आप टैक्स वसूलो बल्कि आप यहाँ का मैनेजमेंट भी करिए, आपके पास ये भी पावर है। यही व्यवस्था और जटिल हो जाएगी वर्धन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। यहाँ तो ऑलमोस्ट जितने ऑफिशियल्स थे ना, सबको वेतन के रूप में भूमि अनुदान दे दिया जाता था। आप समझ पा रहे हैं? तो ये व्यवस्था यहां से चालू होती है। यहाँ पर सातवाहन के टाइम पीरियड में ब्राह्मणों को दिया जा रहा था, गुप्तास के टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स के साथ साथ थोड़ा बहुत सैलरी के फॉर्म में भी दिया जा रहा था, और लास्ट में वर्धन में तो ऑलमोस्ट जो ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी जमीन के फॉर्म में दिया जा रहा है, लैंड के फॉर्म में दिया जा रहा है। और प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम केवल ये नहीं था कि आपने भूमि दान दिया या सैलरी के फॉर्म में दिया, आपने जो भूमि दिया, जिसके टैक्स जो मिल रहा है, आप बोल रहे हो कि इससे आप अपना खर्चा निकालो या आप इसको सैलरी के फॉर्म में रखो या दान के फॉर्म में रखो, आपने उनको उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दे दी। तो प्रॉब्लम यहां पर आया कि जब उन लोगों के पास में क्या आया, पावर आई कि वो वहां का प्रशासन देख सकते हैं, वो वहां लोगों को दंड दे सकते हैं। इवन जो गवर्नमेंट, जो सरकार, जिसने, जो राजा जिसने तुम्हें वो अलॉट किया है,
उनके ऑफिशियल्स भी आपके क्षेत्र में एंट्री नहीं कर सकते। आपका ही है वो पूरा रीजन, आप उसका मैनेजमेंट करेंगे। और जो एक्चुअल में खेती करने वाले हैं, किसान, जो जनरली माना जाता था कि शूद्र वर्ण से संबंध रखते थे, बाद में कुछ वैश्यों को भी इस कैटेगरी में डाला गया, तो एक्चुअल में जो उस पर खेती कर रहे हैं उनका उस पर कोई भी मालिकाना हक है ही नहीं। तो जो खेती कर रहे हैं उनका मालिकाना हक नहीं है, जिनका मालिकाना हक है वो भी इस लेवल पर है कि वो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो इससे ना समाज में एक नई व्यवस्था कायम हुई, बहुत जटिल वो व्यवस्था थी। और यहां से जो बदलाव आया ना, कि ये जिसके पास में वो क्षेत्र था वो मजबूत हुआ, जो खेती कर रहा है वो कमजोर हुआ, जो राजा था वो भी कमजोर हुआ, ये पावरफुल होकर उभर रहा है। फ्यूडेटरी सिस्टम हमें यहां पर दिखाई देगा, ठीक है, बड़े लेवल पर। तो यही सामाजिक ढांचा जो बदला है ना, यहां पर ये व्यवस्था जो कायम हुई, इसने पृष्ठभूमि तैयार की कि अब हम समाज में इतना बदलाव आ गया कि हम बोल सकते हैं एक नया चेंज दिखाई दे रहा है, जिसको आपने मध्यकाल के नाम से जाना। तो बस राइटर यही बोल रहा है कि जो भूमि है वो जनरली क्यों दी जाती थी। राजा जो थे इनिशियली, जो पहली बार भूमि अनुदान दिया जाएगा, वैसे लेटर वैदिक में ही हमें भूमि अनुदान कहीं कहीं पे छोटे मोटे दिखते हैं, प्रॉपरली हमें सातवाहनास के टाइम पीरियड में दिखना चालू होता है। तो ये जो भूमि अनुदान दिया जा रहा था ना इनिशियली, वो ब्राह्मण्स वगैरह को दिया जाता था। और राजा किस पर्पज से देते थे? पुण्य प्राप्ति की कामना से, कि हमने इनको दान दिया है, अब दान का हमें प्रतिफल मिलेगा पुण्य के फॉर्म में, युद्ध जीतेंगे अगर ये हमें आशीर्वाद देंगे, ये सारी चीजें। वहीं भिक्षु और पुरोहितों को धार्मिक अनुष्ठान चलाने के लिए दिया जाता था कि भाई ये हम आपको दे रहे हैं, अब आप हमें आपको दान देने से हमें क्या मिल जाएगा? पुण्य मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो व्यवस्था कायम हुई ना, ये एक तरह से पुण्य प्राप्ति के साथ साथ अपने आप को मान्यता दिलाने के लिए भी हो रहा था। कई सारे ऐसे राजा थे इस समय पे जो ट्राइबल रीजन से थे और वो वर्ण व्यवस्था में इन्वॉल्व होना चाहते थे, उसका पार्ट बनना चाहते थे और उसमें भी क्षत्रिय वर्ण में शामिल होना चाहते थे। तो कई बार ऐसे भी दान दिया जाता था कि जो ब्राह्मण्स है उनका एक अपना, उनका तो उपभोग का सिस्टम था वो, कि भाई यही हमारा इनकम का सोर्स है, और उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो इनको वर्ण व्यवस्था में जगह दे सकते थे। तो दो काम हो रहा था, एक तो स्पिरिचुअल वर्क भी हो रहा था कि भाई तुमको दान दिया तो हमको पुण्य मिल रहा है, भिक्षु को दे, ब्राह्मण को दे, अन्य को दे। दूसरा, वो इनको मान्यता भी दिलाते थे समाज में कि ये किसी न किसी तरीके से घुसा देते थे इनको क्षत्रिय वर्ण में। आप समझ पा रहे हैं? तो एक तो ये काम चल रहा था। इससे भूमि अनुदान प्रणाली जो हुई, इसने व्यवस्था जो चेंज किया, तो बोल रहा है कि क्यों दिया जा रहा था दान? इसलिए दिया जा रहा था दान, ठीक है। वास्तव में यह प्रथा ऐसे गंभीर संकट के कारण चली जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के ऊपर मंडरा रहा था। अब वो व्यवस्था क्या थी? राजा के अधिकारी इन वैश्यों से जो कर वसूलते थे उससे वे अपने अधिकारियों और श्रमिकों का वेतन चुकाते थे, पुरोहितों को दान दक्षिणा देते थे, भोग विलास की वस्तुएं वणिकों और शिल्पियों से खरीदते थे। तो बोल रहा है कि पहले क्या था कि जो राजा जिसके पास ये जमीन हुआ करती थी, इनिशियली क्या था कि उनके अधिकारी जितना भी इससे टैक्स वसूली करते थे, और वैश्य वर्ड क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उस समय जनरली खेती वगैरह जो है वो वैश्य भी किया करते थे। तो इनसे जब वो कर वसूलते थे, उस कर का वो प्रयोग किस में करते थे? जितने भी राजा के अधिकारी होते थे उनको दिया जाता था सैलरी, वहां से श्रमिकों जो अन्य कर्मचारी होते थे उनको वेतन दिया जाता था, पुरोहितों को दान दक्षिणा में मनी दिया जाता था, भोग विलास की वस्तुएं वणिकों और शिल्पियों से खरीदते थे। राजा खुद अपने शौक के लिए भी वस्तुओं को खरीद रहे हैं। तो ये वही जमीन है जो कि इनकम का सोर्स थी राजा के, ठीक है। लेकिन ईशा की तीसरी चौथी सदियों में आकर, ये टाइम पीरियड जरूर याद रखिए, यहां पर बड़ा चेंज आया। यानी बोल रहा है कि 3rd से 4th सेंचुरी एडी के आसपास हम एक बड़ा चेंज देखते हैं। और वो चेंज क्या है? पुराणों में वर्णित कलियुग नामक संकट ने इस व्यवस्था का वर्णन किया, जिसमें वर्ण अपने अपने नियत कर्मों से विमुख होने लगे, वर्ण संकट उत्पन्न हुआ। बस बुक में यहां पर एक चेंज बताता है कि देखो, भूमि दान प्रणाली चल रही थी, ठीक है। इस भूमि दान प्रणाली में एक व्यवस्था कायम की गई कि हमें पुण्य मिलेगा, हमें मान्यता मिलेगी, और ब्राह्मण का एक उपभोग का एक वो मीडियम था, और म्यूचुअली ये चीजें आगे चल रही थी, ठीक है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन कब आया? ऐसा माना जा रहा है कि 3rd और 4th सेंचुरी एडी के आसपास जो पुराण है उसमें एक टर्म यूज हुआ था जिसको बोल रहे हैं कलयुग। कलयुग क्या बोला गया वहां पर? कलयुग में ये डिफाइन किया गया कि ये वो टाइम पीरियड है जब कोई वर्ण जो है वो अपना काम छोड़कर दूसरे का काम अपना रहा है। आप समझ पा रहे हैं? यानी जो शूद्र हैं
वो क्षत्रिय का काम करे, जो वैश्य है वो ब्राह्मण का काम करे। यानी कि आप दूसरे वर्ण में घुस रहे हो, और दूसरे वर्ण में घुसना, इसको क्या बोल रहे हैं, वर्ण का सम्मिलित होना, वर्ण संकर बोला जा रहा है इसके लिए, जो टर्म बुक में यूज किया जा रहा है। तो राइटर बस यहाँ पर बोलता है कि ये व्यवस्था जो चली आ रही थी, ये वर्ण व्यवस्था, ये बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन तीसरी से चौथी शताब्दी ईस्वी में हमने एक बड़ा चेंज देखा, और वो चेंज क्या था कि वर्ण संकर हो रहा है, एक वर्ण दूसरे वर्ण में इन्वॉल्व हो रहा है, घुस रहा है, वर्ण परिवर्तित करवा ले रहा है कैसे न कैसे करके, और इसको पुराणों में क्या कहा गया, कलयुग टर्म से डिफाइन किया गया। ठीक है, अब जब पुराणों में कलयुग आया है तो कलयुग से निपटने के लिए कोई व्यवस्था भी दी होगी, वही व्यवस्था हमें आगे दिखाई देती है। इस संकट से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, और उनमें से एक बहुत अच्छा जो उपाय उनके पास था, रामबाण टाइप का, वो ये था कि पुरोहित और अधिकारियों को वेतन में पैसे और अनाज की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान दिया जाए। अब ये दिमाग में आया कि भाई हम वर्ण व्यवस्था को कैसे मजबूत रखें, और मजबूत भी ऐसे कि वर्ण मिक्स ना हो जाए। नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, कलयुग तो आ चुका है, एक वर्ण दूसरे में मिल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या अच्छा होगा, रोकने के लिए अच्छा ये होगा कि अब तक जो हम वेतन दे रहे थे या अनाज दे रहे थे, उसकी जगह हम ब्राह्मण्स को या जितने अधिकारी उनको भूमि दे। ठीक है, और भूमि का मालिकाना हक दे दे। ठीक है, और मालिकाना हक देने के बाद से इनको ये राइट दे कि आप जाइए, मालिकाना हक का उपभोग करिए, और वहां जाकर शूद्रों को लगाइए खेती करने में। ठीक है, और क्योंकि आप वहां का मालिकाना हक रखते हैं ब्राह्मण से आप, तो अब आपका काम है कि लोगों के अंदर इतना भर देना कि वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें, इसको हमें बनाए रखना, एक सामाजिक ढांचा है। तो इससे क्या होगा, वो वर्ण व्यवस्था की जटिलता मेंटेन रहेगी, जो वर्ण संकर हो रहा है, मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करेंगे। तो यहां से दो काम होगा ना, एक तो ये कि भाई ब्राह्मण का जो अपना वर्चस्व है वो बना रहेगा, ब्राह्मण खुद जो वर्ण व्यवस्था है उसको प्रमोट करेंगे, अपने गांव में लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जब ब्राह्मण्स को ऐसी भूमि दान दी गई, शूद्रों को बोला गया खेती तुम वहां करो, और इस व्यवस्था से कृषि का भी प्रसार हुआ ना, तो जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो दो काम जो है वो यहां से दिखाई दे रहा है। तो यहां पे बस राइटर थोड़ा सा मिक्स करते हुए बोलता है कि यहां बड़े लेवल पर जो अनुदान दिखता है, उस अनुदान का एक कारण ये भी था, एक तो पुण्य कारण है, खुद को मान्यता देना कारण है, दूसरा कारण ये भी था कि जो वर्ण संकर हो रहा था उसको रोकना था, और रोकने के लिए बेस्ट तरीका क्या माना गया कि भूमि अनुदान दो इन ब्राह्मण्स को, इन बड़े अधिकारी जो ब्राह्मण हो सकते, क्षत्रिय हो सकते, और इनको ये अथॉरिटी दे दो कि ये वहां पे वर्ण व्यवस्था को मजबूती से चलाएं। ठीक है, इस प्रथा से खेती का नए क्षेत्रों में विस्तार करना भी संभव हो पाया। इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिट दे रहा है कि अब बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर होगा, उसका प्रसार होगा, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, स्टेट को मिलेगा। साथ ही विजित जनजातीय क्षेत्रों में बसाए गए ब्राह्मण वहां के मूल निवासी को आसानी से शिक्षा दे सकते थे, किसकी, वर्ण व्यवस्था की। और वर्ण व्यवस्था की शिक्षा मिलने से क्या होगा भाई, वो लोग उस चीज की जटिलता को कायम रखेंगे। ओके, मिक्स वाला सीन नहीं होगा। और दूसरा, राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए भी वो उनको एक तरह से उनका ब्रेन वॉश कर सकेंगे कि भाई अब आपका काम है, राजा आपका स्वामी है, आपको उनको नियमित रूप से कर चुकाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमें दिखाई देंगी। तो बेसिकली राइटर यहाँ पर ये आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा है कि भूमि अनुदान प्रथा से, प्रणाली से हमारा जो प्राचीन समाज था वो काफी बदला, वो मध्यकाल की तरफ मूव कर रहा है, वो एक समाज में चेंज आया जिसको हमने मध्यकालीन समाज कहा। तो वो चेंज क्यों आया, तो बोल रहे उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है भूमि अनुदान प्रणाली का। अब भूमि अनुदान दिया क्यों जा रहा है, कब से चालू हुआ, ये तो मैं आपको बता चुकी। दिया क्यों जा रहा है, तो पहली चीज की राजा खुद को मान्यता दिला रहे हैं, दूसरा स्पिरिचुअल वाला कि पुण्य मिलेगा, तीसरा ये जो वर्ण संकर हो रहा था, मिल रहा था, इसको रोकना था। रोकने के लिए उसका मालिकाना हक किसको दिया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, और उसको मालिकाना हक देने के बाद से ये बोला कि आप वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस करिए वर्ण व्यवस्था की जटिलता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और क्या फायदा हुआ, कृषि का दूर दराज के क्षेत्रों में प्रसार हुआ, इकोनॉमिकली भी इनके लिए बेनिफिशियल रहा। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4-5 कारण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि भूमि अनुदान प्रणाली इस वजह से चालू की गई। बिना कारण तो कुछ होता नहीं है ना, क्यों कोई दान देगा। ठीक है, अब भूस्वामियों का उदय।
अब ये समाज में कैसे परिवर्तन आया? जब बड़े लेवल पर भूमि अनुदान दिया जा रहा है तो उससे एक नया समाज उभर कर सामने आएगा, जिसमें हमें क्या दिखाई देंगे? भूस्वामी दिखाई देंगे या सामंत दिखाई देंगे। ठीक है, सामंत क्या थे, भूस्वामी क्या थे, जानते हैं हम। भूमि अनुदान की प्रथा 5वीं सदी से तेजी पकड़ती गई। जैसा मैंने आपको बोला कि मौर्यंस जो थे ना, वो भूमि अनुदान वैसा वाला नहीं था कि सैलरी के फॉर्म में दे रहे हैं किसी फॉर्म में। तो वहां पर सैलरी जनरली वेतन जो है वो आपका कॉइन्स के फॉर्म में दिया जाएगा या फिर अनाज के फॉर्म में, ऐसा दिया जाता था। भूमि उमी नहीं दी जाती थी। मौर्यंस के बाद जो पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड था वहां पर हमें सातवाहनास के टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन गुप्तास के टाइम पीरियड में और जटिल हुआ, और सबसे ज्यादा जटिल हुआ वर्धन के टाइम पीरियड में, जब हमें पता लगता है कि बड़े लेवल पर भूमि ही दे दी जा रही है सैलरी के फॉर्म में। तो बस राइटर ये बोलता है ना कि ये वो टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है? 5वीं सदी से ये गतिविधि तेजी पकड़ती गई। कब? गुप्तास के टाइम पीरियड से। ठीक है, तो 5वीं सदी से भूमि अनुदान बहुत तेजी से हुआ, जहां ब्राह्मणों को सारे कर चुकाने से छूट देते हुए भूमि दी जा रही थी। कि जो भूमि अनुदान, देखो भूमि अनुदान देव फॉर्म में दिया जा रहा है। एक तो ये कि स्पिरिचुअल फॉर्म में ब्राह्मणों को दान दे दिया जा रहा है, दूसरा ये कि सैलरी के फॉर्म में भी दिया जा रहा है। तो जब ब्राह्मणों को दिया जा रहा है कि भूमि आपको दे दी गई है, तो उसके बाद से उस भूमि पर वो जितना भी पाएंगे वो टैक्स वैक्स उनको कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, आपका इनकम होता है तो इनकम के बाद सरकार को भी तो कुछ पे करना होता है ना, ऐसा कर मुक्त भूमि दी जा रही थी ब्राह्मण्स को। ठीक है, अनुदान ग्रामों में बसने वाले लोगों पर शासन करने का अधिकार भी दिया गया, कि ना केवल आपको जो जमीन दी गई है ये टैक्स फ्री है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, जितना मिल रहा है खुद खाना है। इसके बाद आपको ये भी अधिकार दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर जितने लोग बसेंगे ना, जो भी शूद्र होंगे, वैश्य होंगे, जिनको खेती में हम लगाएंगे जबरन, उन पर आपको शासन का अधिकार दे रहा है। आप वहां पर एज अ रूलर रूल करेंगे। ठीक है, जहां सरकारी अधिकारी और राजा भी नहीं घुस सकते थे। समझ में आ गया? मतलब राजा नहीं, राजा के जो परिचर वगैरह होते थे, क्योंकि आपको ही पूरा मालिकाना हक दे दिया। और वो मालिकाना हक केवल वहां पे टैक्स रेवेन्यू वसूलने का नहीं है, उनको मैनेज करने का भी आपका मालिकाना हक है। ठीक है, तो इतना पावरफुल बनाया जा रहा था। और यही जो पावरफुल जिन्हें बनाया जाता है, इनको बोला गया क्या? भूस्वामी। यही तो है ना भूमि के स्वामी। और ये भूमि स्वामी जो थे वो आगे बहुत पावरफुल बन के उभरेंगे। सभी प्रकार के अधिकारियों को सजा देने का अधिकार दानग्राहियों को दिया गया, कि वहां पर जब आप रूल कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो आपके पास ये भी राइट है कि आप पनिशमेंट भी दे सकते हैं। जुडिशियल पावर तक आपको दी गई है। ठीक है, यह दान शाश्वत अर्थात सदा स्थायी होता था, यानी हेरिडिटरी बेस चलता था। जब आपको ये दान दे दिया ना, तो ऐसा नहीं कि कल को राजा का मन ये छीन लेगा, ये परमानेंट आपको दे दिया गया। अतः गुप्त काल के बाद से राजा की शक्ति बहुत घटने लग गई। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यानी गुप्त काल के बाद से का मतलब है 5th सेंचुरी में ये चीज बड़े लेवल पर दिखाई देती है। और गुप्त काल में जब ये व्यवस्था जटिल हो रही थी, तो हमें क्या दिखा कि ये लैंड जो है किसी ब्राह्मण को दे दिया या किसी अन्य को दिया गया, जिनको भी सैलरी के फॉर्म में भी दिया गया, जैसे भी इनको वहां पर सारे राइट्स दे दिए, टैक्स कलेक्ट करने का भी। ठीक है, और प्लस वहां का मैनेज करने का भी आपके पास राइट है। ठीक है, और परमानेंट हो गए हो, तो उत्तराधिकारी एक के बाद एक बना जा रहा है, उसका ही अगला वंशज। ठीक है, अब जहां आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, आप अपनी सेना रख रहे हो, तो आप धीरे धीरे पावरफुल हो जा रहे हो। और सेना रखते हुए आप आसपास के क्षेत्रों को और कब्जा करने लग जा रहे हो, और इतनी बड़ी आपकी सेना हो जा रही है और आप इतने पावरफुल हो जा रहे हो कि राजा अपने आप में वीक हो जा रहा है, क्योंकि राजा इन क्षेत्रों का मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे। ये सारे क्षेत्र इन्होंने दान में दे रखे हैं, या तो सैलरी के फॉर्म में दे रखा है, तो वो वहां से टैक्स रेवेन्यू पा नहीं रहा है। ठीक है, और राजा को पता है कि भाई मैं इतनी बड़ी सेना रख के करूंगा क्या, जब ब्राह्मण यहाँ का मैनेजमेंट देख रहा है, मेरे क्षेत्र को वो खुद ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, जिसका वो मालिक बना पड़ा है, तो मुझे इतनी बड़ी सेना भी नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा गुप्त काल में कि राजा के पास छोटी सी सेना होगी, बाकी इन लोगों के पास जो सेना थी ये रखते थे। राजा को जरूरत पड़ने पर सब अपनी सहायता देते थे, लेकिन अगर ये गुस्सा है तब नहीं भी देंगे ना, तो कई सारे ऐसे मौके आते थे जब ये लोग विद्रोह कर देते थे, और ऐसी स्थिति में राजा अपने आप को कमजोर पाता था। आप समझ पा रहे हैं? तो बस राइटर यही बोलता है कि जो भूमि अनुदान प्रणाली 5वीं सदी में जोर पकड़ती गई, इससे जो भूस्वामी उभर कर आ रहे हैं, जिनको भूमि दिया जा रहा है, ये भूस्वामी इतने मजबूत हो गए थे कि राजा अपने आप में कमजोर होने लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं नई कृषि अर्थव्यवस्था। अभी तक राइटर ने 2 चीजें समझाई,
एक क्या चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है समाज में। समाज क्यों बदल रहा है, भूमि अनुदान प्रणाली से एक नई जटिलता हमें समाज में दिखाई दे रही। क्यों भूमि दान दिया जा रहा है वो हमने पढ़ा। फिर भूमि अनुदान देने का परिणाम क्या निकला, जो एक मजबूत वर्ग सामने आया उसको बोला गया भूस्वामी। वो भूस्वामी ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था, ठीक है। वो भूस्वामी क्यों इतना मजबूत था, क्योंकि उसके पास में सारे राइट्स दे रखे थे। वहां पर मैनेज करने का भी राइट था और रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट था, वो हमने यहाँ से जान लिया। अब आ जाते हैं नई कृषि अर्थव्यवस्था कि क्या नेगेटिव पॉइंट भी थे, पॉजिटिव भी थे। नई हमें अर्थव्यवस्था का विस्तार होते हुए दिखाई दिया। वो अर्थव्यवस्था किस थी, कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसमें खेती का काम उन किसानों या बटाईदारों को सौंपा जाता था जो जमीन से जुड़े तो थे पर कानूनन वो उसके हकदार नहीं थे। अब तक क्या चल रहा था, मौर्यंस के टाइम पीरियड में या उसके बाद पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में, गुप्ताज में भी कहीं कहीं हमें दिख रहा था जनरली कि जिसकी जमीन है ना वो अपनी जमीन पे खेती कर रहा है किसान, और वो खेती करके सरकार को जो भी है टैक्स रेवेन्यू लगान सब चुका रहा है। समझ में आया, वो खुद मालिक था। अब यहां पर क्या होगा कि सरकार जो है, जो भी राजा बना है, उसने वो जमीन दे दी किसी तीसरे आदमी को और बोला कि मैं तुमको अनुदान दे रहा हूं। जो यहाँ पे खेती कर रहे थे या तो वो खेती करते रहेंगे, और अगर ये बसा हुआ क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पर नए लोगों को बसाया जाएगा और उनको बोला जाएगा तुमको खेती करना है यहाँ पर, लेकिन जिस जमीन पर तुम खेती कर रहे हो एक्चुअली वो जमीन आपकी नहीं है, आपको वहां से विस्थापित किया जा सकता है, आपका उस पर कानूनी राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है। लीगली कौन उसका मालिक है, वो भूस्वामी, जिसको वो जमीन दी गई है, दान के फॉर्म में दिया गया है, सैलरी के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर कृषि अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन यह आया कि जो कृषि कर रहा है एक्चुअली वो उस जमीन का मालिक नहीं है, वो केवल एक, बोल सकते हो ना कि आपको एज अ मजदूर वहां पे अपॉइंट कर दिया कि आपको केवल काम करना है, ना तो जमीन आपकी ना तो इससे मिलने वाला पैसा आपका है, आपको इस पे इतना मतलब केवल खेती करना है, खेती करके इसका इतना हिस्सा देना है अपने मालिक को, ठीक है। तो एक ये नई तरह की कृषि अर्थव्यवस्था हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पर कि चीनी यात्री, जो चीनी यात्री थे इत्सिंग, उसने बताया कि अधिकांश बौद्ध विहार, ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बताया कि अधिकांश बौद्ध विहार होने नौकर चाकर से, ओके, अधिकांश जो कई सारे हमें ऐसे दिखाई दिए कि बौद्ध विहार थे। अब बौद्ध विहार में हमें कई सारे काम करने वाले भी दिखाई देते थे। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि उन नौकर चाकरों से भी खेती कराई जाती थी। अगर किसी बौद्ध सन्यासी को अगर आप भूमि अनुदान दे रहे हो तो होता क्या था, जिस बौद्ध सन्यासी को भूमि दी जाती थी ना, वो बौद्ध सन्यासी उस भूमि पर जो भी उनके आसपास विहार होते थे, वहां पर जो भी उनके काम करने वाले होते थे, उस भूमि पर वो उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने काम करने वाले को, कि तुम चलकर यहाँ पर अब खेती करो जो हमें भूमि मिली है। वहीं ह्वेनसांग ने बताया कि शूद्रों को, मतलब ह्वेनसांग जो चाइनीज ट्रेवलर था, इंडिया में आया था, उसने ये चीज मेंशन किया है। देखो, इत्सिंग भी चाइनीज व्यक्ति था, यात्री था जो भारत आया था, ह्वेनसांग भी चाइनीज यात्री था जो भारत आया था। इन दोनों ने ही ये बात बोली है। क्या बात बोली है इन दोनों ने? थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताया है। ह्वेनसांग बता रहा है, सॉरी, इत्सिंग बता रहा है कि किस तरह से जो बौद्ध विहार के नौकर चाकर थे उनसे खेती कराई जाती थी, यानी खेती करने वाले लोग थे कौन, किस वर्ण के थे, कोई पर्टिकुलर उनकी सोसाइटी थी। ह्वेनसांग बोलता है कि शूद्रों से खेती कराई जाती थी। तो यहाँ पर यह बात तो क्लियर है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। जनरली ये काम जो है वो शूद्र ही कर रहे थे, ओके। और वो जो शूद्र ये काम कर रहे थे, चौथा वर्ण जिसको इसमें अलाइन किया जा रहा था, उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। वो वहां पर केवल खेती करके एक हिस्सा अपने मालिक को दिया करता था, ठीक है। तो इस तरह का एक समाज उदय हुआ जिसमें भूस्वामी दिखाई दे रहा है बहुत पावरफुल है, राजा थोड़ा सा कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है, और एक चौथा वर्ग हमें दिख रहा है जिसको हम बोल रहे हैं शूद्र, ओके। वो चौथा वर्ण यहाँ पर खेती कर रहा है, लेकिन खेती ऐसे कर रहा है कि वो उसका मालिक नहीं है, केवल खेती खेती उस पर कर रहा है, जमीन वो किसी और की है। जब जनजातीय इलाकों में गांव अनुदान दिया जाता था, ट्राइबल एरियाज जो बसे नहीं होते थे, तब इस गांव के कृषक अनुदान लेने वाले व्यक्ति के हाथ
सौंप दिए जाते थे। ठीक है, अब जो ट्राइबल एरियाज था जहां पर ट्राइब्स रह रहे थे, मानो ये जो ट्राइबल एरिया, यहाँ पे ट्राइब रह रहे, अब ये राजा ने बोला ये जो मेरा एरिया ये मैं तुमको अनुदान में दे रहा हूं। अब जितने भी उस जगह पर ऑलरेडी लोग हैं वो लोग भी सौंप दिए जाते थे कि यहाँ के लोग भी अब आपके अधीन है। आप समझ पा रहे हैं, इस लेवल की व्यवस्था धीरे धीरे दिखाई देने लग गई थी। 6ठी सदी से ही उड़ीसा, दक्कन आदि पिछड़े जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां के बटाईदारों और किसानों से खास तौर पे कहा जाता था कि वो दी गई भूमि पर कायम रहे। मतलब यहाँ पर ना थोड़ी सी गुलाम जैसी स्थिति आ गई थी। प्रॉपर तो आप स्लेव नहीं बोल सकते, स्लेवरी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास स्लेव्स जो होते थे ना प्रॉपर हम देखते थे जिसको बोला जाता है कि एक्चुअली गुलाम है, उनके पास में कोई काम खुद सोचने या करने का अधिकार नहीं होता था, शादी बच्चा या और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाई देता है कि इन ट्राइबल एरियाज में जब वो लैंड उनको आवंटित किया जा रहा है, जब वो जमीन उनको दी जा रही है, तो धीरे धीरे उन ट्राइबल एरियाज के जो लोग थे ना वो भी इनको सुपुर्द कर दिए गए। ठीक है, और उनके लिए बाध्यकारी कर दिया गया कि आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, आपको इस क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाना है। अब जो आपके मालिक बनकर आए हैं वो इस क्षेत्र का मैनेज करेंगे और आपको उनके अंडर में रहते हुए मैनेज कर होना है। और कैसे मैनेज करेंगे, वो आपसे खेती करवाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से एक नई व्यवस्था कायम होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है व्यापार का ह्रास और प्राचीन नगरों का पतन हमें दिखाई देता है। अब एक तो आपने देखा कि भूमि अनुदान व्यवस्था बड़े लेवल पर दिख रही है, इस जो चेंज हो रहा है एंशिएंट से मिडिवल में क्यों दिया जा रहा है वो हमने जाना। फिर हमने नेक्स्ट जाना कि ये जो भूमि अनुदान प्रणाली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इससे हमें दो वर्ग उभरते हुए दिख रहे हैं, एक भूस्वामी वर्ग, दूसरा एक ऐसा कृषक वर्ग जिसके पास में जमीन का मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं कृषि अर्थव्यवस्था। तो कृषि अर्थव्यवस्था का नो डाउट प्रसार हो रहा था। ठीक है, ट्राइबल रीजन्स में, दूसरे रीजन में कृषि का फैलाव हो रहा है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन जो एक पहले की इकोनॉमी थी जो हमने गुप्तास के टाइम पीरियड में देखा था, वर्धन के टाइम पीरियड में देखा था, जहां बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा था, वो फल फूल रहा था, क्या वो भी हमें यहाँ पर अभी दिखाई देती है? वो नहीं दिखता है। धीरे धीरे यहाँ पर हमें पता लगता है कि व्यापार का ह्रास हुआ और प्राचीन नगरों का पतन चालू हो जाता है। ईशा की 6ठी सदी से व्यापार होने लगा। 6th सेंचुरी एडी के आसपास हमें पता लगता है कि धीरे धीरे व्यापार का पतन होने लगेगा। ये वही टाइम पीरियड है जिसे मैं बोल रही हूँ सामंती अर्थव्यवस्था भारत में जटिल होते जा रही है। इस टाइम पीरियड में जो भी ट्रेड था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, जहां पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार 6ठी सदी के मध्य में आकर बंद हो गया था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, अगर आपने मेरी मिडिवल हिस्ट्री की क्लास ली होगी तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का ही पतन हो चुका था 6th सेंचुरी एडी में। हमने देखा था कि किस तरह से जर्मनी और रशिया से आने वाले जो ट्राइब्स थे उन्होंने अटैक किया था और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य जब ये बटे थे तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर उन लोगों ने अपना एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया और जो वो ढांचा था ना वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। ओके, और ये कब तक चलता है? 10th सेंचुरी एडी तक चलता है। उसके बाद जाके कृषि अर्थव्यवस्था जो यहाँ की फली फूली, उसने वहां पर आधार तैयार किया, पुनर्जागरण चालू हुआ। ठीक है, और यही वो क्षेत्र थे जो बाद में सी रूट का, ओशन रूट का यूज करते हुए भारत तक पहुंचते हैं, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचते हैं। और आपने देखा होगा कि यूरोप का यही वाला क्षेत्र है जो पुनर्जागरण के अंदर में था। चाहे हम बात करें जो भी इधर के क्षेत्रों की बात करें, पोर्तुगीज हो गए, स्पेन हो गए, फ्रांसीसी हो गए, वो सब इधर ही आ रहे हैं। तो ये जो पश्चिमी रोमन एम्पायर है, मैंने मिडिवल में भी बताया था कि 5th-6th सेंचुरी एडी के आसपास ये खत्म हो जाएगा। इस पे जर्मन जो है, ट्राइबल्स जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। तो जहां पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ 6ठी सदी के मध्य से व्यापार बंद हो गया, वहीं भारत का चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ कुछ कुछ व्यापार हुआ। जो आपका चाइना है या साउथ ईस्ट एशिया, इसके साथ ट्रेड हो रहा था, लेकिन ये जो ट्रेड था ना वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी था नहीं। इनसे जो भी व्यापार हो रहा था, ज्यादातर व्यापार इस व्यापारिक लाभ अरब लोगों के हाथ में जा रहा था। तो अब आप बोलेंगे कि उनके हाथ में कैसे जा रहा था? क्योंकि भारत और ये जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है या यूरोप वाला जो पार्ट है, उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा था ना, उस ट्रेड पर किसने कंट्रोल कर लिया था? अरब्स ने कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, और जब अरब इस रीजन पे कंट्रोल कर लेते हैं, इस ट्रेड पर कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिया से होने वाला जितना भी निर्यात था, एक्सपोर्ट था, उस पर कंट्रोल कर लेंगे, तो आप खुद बताइए इसका प्रॉफिट इंडिया को कैसे मिलेगा? इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, अब जितनी डिमांड यूरोप में थी या वेस्टर्न एशिया दूसरे रीजन में थे, जितना एक्चुअली इंडिया को मिलता, अब
अब वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड जो है ना वो हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई देता है। कैसे? तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर से तो खत्म हो जाएगा, उसका रीजन आपको पता ही है, लेकिन जो चाइना या साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड चल भी रहा था उसका लाभ इंडिया को नहीं मिल रहा था, ज्यादा अरब लोगों के हाथ में इसका लाभ चला जा रहा था। और इस्लाम का उदय होने के पूर्व काल में अरब लोगों ने वास्तव में भारत के निर्यात का जो जितना भी निर्यात व्यापार हो रहा था, उसे जितना भी लाभ हो रहा था उसको पूरी तरह से हथिया लिया। और जो भी एक्सपोर्ट करना था वो पूरा एक्सपोर्ट करने का जो पावर है वो किसके हाथ में आ गया था? अरब के हाथ में आ गया था, क्योंकि वो रूट उनके कंट्रोल में आ जाएगा ना। यानी इस्लाम का उदय होगा ये वाले क्षेत्र पर जब अरब ने इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर लिया, और ये ट्रेड रूट पर कंट्रोल बहुत लंबे समय तक जाएगा। तो बस राइटर यही बोलता है कि इस्लाम के उदय होने के इनिशियल फेज में इस ट्रेड रूट पर अरबों का कंट्रोल था, और इस वजह से इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। ठीक है, तथा छठी सदी के बाद लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय तक व्यापार गिरता रहा। 6th सेंचुरी एडी से आने वाले 300 साल तक बोल रहा है वन बाय वन ट्रेड जो है वो हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई देता है, उठता नहीं है। जिसका प्रमाण है देश में आने वाला जो भी गोल्ड कॉइन वगैरह था उसका कमी होना। अब देखो ये सिंपल सी बात है, अगर उस समय कोई इंटरनेशनल करेंसी तो थी नहीं, और इंडिया खुद अपने आप में ऐसा देश है जो ज्यादातर अपने लिए वस्तुएं बना लेता है। ठीक है, हमें ज्यादा विदेशी वस्तुओं की उस समय जरूरत थी नहीं। ठीक है, अब ऐसे मूवमेंट पे जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे हमें बेनिफिट होता था, हमारा ट्रेड होता था, वो ट्रेड बेनिफिट। लेकिन अब जब ट्रेड बेनिफिट होता था तो उसमें क्या होता था, हम जब किसी को वस्तु दे रहे हैं उसकी करेंसी हमारे काम की नहीं, तो वो हमें क्या देता था? मेटल देता था। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेड बेनिफिट हो नहीं रहा है, वो एक्सपोर्ट जो है वो बड़े लेवल पर हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो निर्यात है उसको पूरी तरह से किसने कंट्रोल कर लिया था? अरबों ने कंट्रोल कर लिया था। और जिसकी वजह से जो पहले गोल्ड इंडिया में आ रहा था एक्सपोर्ट के बाद से, वो गोल्ड अब इंडिया में आना बंद हो जाएगा। तो बोल रहे कि हमने कैसे ये जज किया, तो इंडिया में जो मेटल है ना वो इन 300 साल में उस लेवल पर हमें नहीं दिखाया आते हुए जो इसके पहले दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पहले बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट हो रहा था डायरेक्ट वे में, तो उसका इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था। और भारत में बड़ी मात्रा में धातु आ रहा था, सोना चांदी, वो जो है इन 300 सालों में रुक जाएगा, यानी व्यापार का पतन हुआ। व्यापार के ह्रास से नगरों के बुरे दिन आ गए, तथा गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में बहुत सारे पुराने वाणिज्यिक नगर उजड़ गए। अब धीरे धीरे जब आपका व्यापार जो है वो लॉस में जाएगा, आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। 3 रुपए का सामान बना रहे थे, पहले 8 रुपए का बेच रहे थे, लेकिन अब किसी दूसरे ने कंट्रोल कर लिया आपके ट्रेड पर, तो अब आप 3 का सामान खरीद के उसको 5 में बेचोगे, 2 रुपए का बेनिफिट है। थोड़े दिन तक तो चलता रहा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं इसमें प्रॉफिट ही नहीं, उल्टा आपको लॉस होने लग जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे? व्यापार धीरे धीरे बंद कर दोगे, बोलोगे ये इसमें फायदा नहीं, मैं दूसरे काम में लग जाता हूं। अब शहर में रहकर दूसरा काम क्या करोगे? तो आप सोचोगे चलो वापस गांव की तरफ चलते हैं, कृषि में लग जाते हैं, किसी छोटे कुटीर उद्योग वाले काम में लग जाते हैं, जो गांव में छोटा छोटा उद्योग लगता है उसमें लग जाते हैं। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, ना केवल व्यापार जाएगा, व्यापारी अपना काम बदलेंगे, बल्कि नगर भी पतन हो जाएगा ना, लोग वहां से मूवमेंट चालू कर देंगे। तो व्यापार के ह्रास से नगरों के बुरे दिन आ गए। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे बड़े वाणिज्यिक नगर का पतन होते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर बहुत सारे नगरों के नाम है, आप चाहे बुक से देख सकते हैं, हमको याद नहीं करना है, बेसिकली बस थोड़ा सा हिंट लेना है कि जो हरियाणा और पूर्वी पंजाब वाला रीजन है, ये जो कुछ हिस्सा है ना, यहां पर हमें कई सारे ऐसे नगरों का पतन होते हुए दिखाई देता है। जो 6th सेंचुरी एडी तक बड़े नगर थे वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पुराना किला यानी जो दिल्ली है उसकी बात कर रहा है, मथुरा, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजघाट, चिरांद, वैशाली, पाटलिपुत्र, यानी आपका आज का दिल्ली, यूपी, बिहार, इनके जो बड़े बड़े नगर थे वो यहां पर जो है पतन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में रेशम बुनकरों की एक टोली पश्चिमी समुद्र तट को छोड़कर मालवा के मंदसौर में आ बसी तथा दूसरे पेशे को अपनाया, ऐसा हमको एविडेंस मिला। और वहां पर हमें पता लगता है कि ये जो नगरों का पतन हो रहा है, इस पतन के फलस्वरूप रेशम बुनकर का एक पूरा ग्रुप जो था वो पश्चिमी समुद्र तट को छोड़कर यहां पर, क्योंकि पहले वो यहां से व्यापार करती थी, अब व्यापार में लाभ नहीं रहा तो वो यहां से कहां चल गई? मालवा वाले क्षेत्र में चली गई। ना केवल गई बल्कि वहां पर उसने दूसरा व्यापार अपनाया, दूसरा काम अपना लिया। व्यापार और नगरों का ह्रास हो जाने पे गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही करनी पड़ी और उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयां उभरी। तो जो कृषि अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो तो इन 300 साल में फल फूल रही है। चाहे देखिए एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा है भूमि अनुदान प्रणाली के कारण, या फिर जब बड़े नगर डिक्लाइन हुए
पहले उन नगरों में सामान बनता था तो वहां से आपूर्ति हो जाती थी गांव में। अब जब वो नगरों का पतन होगा, उन व्यापारों का पतन होगा, तो इन ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही उन वस्तुओं का खुद निर्माण करेंगे अब अपने उपभोग के लिए। तो जहां नगरों में डिक्लाइन हो रही है ये चीजें, वहीं गांव में हमें छोटी छोटी ऐसे निर्माण की इकाइयां खुलते हुए दिखाई दे रही है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहां पर मजबूत हो रही है। वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, जो वर्ण सिस्टम है, क्या इस टाइम पीरियड में उसमें मेजर चेंज आया, देखते हैं हम। 6ठी सदी बाद समाज के ढांचे में कुछ बदलाव आए। 6th सेंचुरी एडी के बाद जो सामाजिक व्यवस्था थी वहां पे हमें कुछ मेजर चेंज दिख रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसमें से उत्तर भारत के गंगा मैदान में वैश्य स्वतंत्र किसान माने जाते थे, परंतु ग्राम अनुदानों में उनके और राजा के बीच भूस्वामियों को लाकर खड़ा कर दिया गया, जिससे वैश्यों की शूद्रों के समान हैसियत हो गई। तो बोल रहे हैं कि आपने ये तो जाना ही ना कि भूस्वामी आ रहे हैं, जमीन अनुदान दी जा रही है। तो बोल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया का एक रेफरेंस दे रहा है कि देखो शूद्रों से बहुत सारे जगह पर खेती कराई जा रही है, जो भूमि अनुदान दिया है, कुछ जंगल वाले क्षेत्र है वहां पे शूद्रों को बसा के खेती की जा रही है, ब्राह्मणों के अंडर में रख के। इसी तरह ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइब है उनसे खेती कराई जा रही है, ब्राह्मण के अंडर में रख के। बोल रहे कि जो वैश्य थे, जो खुद डायरेक्ट जमीन के स्वामी थे, उनका अच्छा स्टेटस था। गंगा के मैदान में वैश्य जो स्वतंत्र किसान थे, स्वतंत्र मतलब कि उसका उस जमीन पे मालिकाना हक था, वो नहीं रहेगा। 6th सेंचुरी एडी के बाद ग्राम अनुदानों से वो पूरा का पूरा गांव, जिसके वो मालिक अपने अपने जमीन के मालिक थे, वो पूरा का पूरा गांव जो राजा का गांव था, राजा का ही पूरा टेरिटरी था ना, और लोगों की अपनी जमीनें थी, वो राजा ने अपनी टेरिटरी किसी को दान में दे दिया, एक क्षेत्र दान में दे दिया। तो अब जो वैश्य वहां खेती कर रहे थे उत्तर गंगा के मैदान में, जिनका स्वतंत्र मालिकाना हक था, वो चला गया और वैश्य खुद शूद्रों के समान क्या बन गए, एक मजदूर बन गए, केवल वहां पे खेती करने तक सीमित रह गए, क्योंकि उसका स्वामी अब वो भूस्वामी था जिसको वो जमीन दान दी गई थी। आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर वर्ण व्यवस्था में हमें एक चेंज ये दिखाई दे रहा कि जो शूद्रों से काम कराया जा रहा था खेती का, और नॉर्थ इंडिया में हमें बहुत सारे ऐसे वैश्य वर्ण के लोग दिखाई दिए जो कि उसी स्टेटस पर आ गए। खेती वो कर रहे थे लेकिन पहले खुद मालिक बन के, अब उनका वो मालिकाना हक चला गया। ओके, नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्रों में हम केवल 2 वर्ण पाते हैं, ब्राह्मण और शूद्र। यहां पर राइटर इतना बताता है कि आप जो भी बाह्य क्षेत्र देखते हैं, यानी दूर दराज के क्षेत्र देखते हैं, गंगा घाटी में आगे चले जाइए, उधर वेस्ट बंगाल या जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर हमें सोसाइटी में केवल 2 ही वर्ण दिख रहे थे, ब्राह्मण जिनको जमीन अनुदान दी थी और शूद्र जिनसे ब्राह्मण उस पर खेती कराने थे। तो वो पूरे के पूरे ऐसे गांव थे जिसमें 2 ही वर्ण दिख रहे हैं। तो ऐसा सामाजिक ढांचा हमें दिख रहा है जिसमें 2 वर्णों का वर्चस्व है, ब्राह्मण जो वहां पे शासन कर रहे हैं, खेती करवा रहे हैं, और शूद्र जो टैक्स पेयर होंगे, रेवेन्यू पेयर होंगे। ठीक है, ये समाज में वर्ण व्यवस्था में एक चेंज दिखाई दिया। बार बार सत्ता हथियाते और भूमि अनुदान पाते पाते कई कोटि के भूस्वामी पनप उठे जो समाज में ऊंचा स्थान पाना चाहते हैं। अब हो एक और चीज हमें दिखाई दिया कि ये जो क्षेत्र था ना, हमें पता लगा कि जिनको ये जमीनें दान में दी जा रही थी, तो बोल रहा है कि बार बार ऐसा हम देख रहे थे कि ये लोग आपस में भी कन्फ्लिक्ट करते थे, और कई बार क्या होता था कि दूसरे इनसे इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे। कोई ऐसे लोग कब्जा करते थे जो ना ब्राह्मण थे ना क्षत्रिय थे। ठीक है, वो ट्राइब हो सकते हैं, वो वैश्य हो सकते हैं, वो शूद्र हो सकते हैं, और उन्होंने ऐसा कर करके कई सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। तो उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो पावरफुल हो गया, पॉलिटिकली भी वो पावरफुल हो गए, उन पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिल गया, लेकिन सोशली वो पावरफुल नहीं हुए, सोशल स्टेटस उनको वो नहीं मिला। उनको बोला गया तुम हो अभी भी शूद्र, तुम हो अभी भी वैश्य। आप समझ पा रहे हैं? तो एक नया वर्ण व्यवस्था में चेंज ये दिखाई दिया कि बार बार सत्ता हथियाते और भूमिदान पाते पाते कई कोटि के भूस्वामी पनप उठे, अलग अलग टाइप के। ओके, जो समाज में ऊंचा स्थान पाना चाहते थे कि हमको वो वर्ण व्यवस्था में अच्छा स्टेटस चाहिए। इन नए भूस्वामियों के लिए विभिन्न वर्गों को उपयुक्त स्थान देने के लिए शास्त्रों में कुछ परिवर्तन किए गए, और वो परिवर्तन किस फॉर्म में आए? अनगिनत जाति और उपजाति के फॉर्म में आए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो बार बार भूमि अनुदान दिया जा रहा था अलग अलग अधिकारियों को, ब्राह्मण्स को, तो वहां पे कई सारे ऐसे वर्गों की उत्पत्ति हुई जो समाज में अच्छा स्टेटस चाहते थे लेकिन मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए
उन्हें एडजस्ट किया गया। एडजस्ट कैसे किया गया? ब्राह्मण में नई नई जातियां, फिर इसमें नहीं घुस पा रहे हो तो जाति में भी उपजाति बना के कैटेगराइज कर दिया गया। क्षत्रिय में नई नई जातियां, उसमें नहीं तो उपजाति बना के आपको कैटेगराइज कर दिया कि कैसे इनको डाल दे इसमें, क्षत्रिय में ही रहे लेकिन हम क्षत्रिय में इसके इक्वल स्टेटस नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं, इसको क्षत्रिय में भी जाति में उपजातियां जो उसमें ये वाला कैटेगरी डाल दे रहे हैं। तो ये आ तो ओवरऑल क्षत्रिय में गया ना, लेकिन इसमें भी हमने हायरार्की मेंटेन कर दी है। तो अपनी चीज को सेफ रखते हुए इसको घुसाने की व्यवस्था, ये सब चल रहा है। तो कई सारी नई नई जाति उपजाति जो पनपती हुई दिखाई देती है इंडियन सोसाइटी में, वो इसी का ढांचा था। ठीक है, नेक्स्ट, जातियों के बढ़ने में उस नई अर्थव्यवस्था का भी योगदान रहा जिसमें लोग एक स्थान छोड़ दूसरे स्थान को नहीं जा सकते थे। एक और चीज मैंने अभी आपको बताया कि जब ब्राह्मण्स को ट्राइबल एरिया की जमीनें दी जा रही थी तो वहां पे जो ट्राइब्स उनको बाध्य किया गया कि तुमको यहीं पर रहना है, तो वो दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो वहीं रह रहे थे, उसी जगह पर रह रहे थे, तो वहां पर ही नई नई जो ये लोग डेवलप हो रहे थे, इनको कैसे एडजस्ट करना है, किधर में डालना है, या कोई शिल्पी है उसी शिल्प का ही काम अलग अलग जगह पे लोग बसकर कर रहे हैं, यहाँ का शिल्पी वहां का शिल्पी वहां का शिल्पी, तो उनको कैसे एडजस्ट करना है। तो इनको एक वर्ण व्यवस्था में एक दायरे में लाकर हमको जाति उपजाति में कैटेगराइज करना है। तो बोल रहे कि दो कारण थे जाति उपजाति का आना। एक, वो सोशल स्टेटस चाहिए था, क्योंकि जब जब नए नए भूस्वामी आ रहे हैं तो उनको कैसे कैटेगराइज करोगे। तो इन्होंने कहा कि चलो हम जाति बनाते हैं, फिर उसमें उपजाति बनाते हैं, उसमें उनका स्टेटस डालेंगे कि ये इस जाति के हैं, फिर इस उपजाति के हैं, और हमारा ये वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच भी बना रहेगा, और ये क्षत्रिय में भी घुस जाएंगे, ये ब्राह्मण्स में भी घुस जाएंगे। आप समझ पा रहे हो, ये चला। और दूसरा, जो लोग परमानेंट उस जगह पर ही थे, बाध्य थे कि हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वैश्यों में भी जाति उपजाति बनाई गई, शूद्रों में भी जाति उपजाति बनाई गई। तो वो परमानेंट जो वहां पर रह रहे थे उनमें जो वेरिएशन था ना, उसको दिखाने के लिए भी ये व्यवस्था और मजबूत हुई। ठीक है, क्षेत्रीय पहचान, यहाँ ये वो टाइम पीरियड था ना जब क्षेत्रीय पहचान उभर कर आता है। अभी तक हम बड़े रीजन की बात करते थे, पहली बार यहाँ पे हमें बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र उभरते हुए दिखाई देंगे। जैसे आज आप इंडिया में देखते हो ना, हम कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों की बात करते हैं, है वो राज्य के रूप में, लेकिन उस समय ये क्षेत्र के रूप में थे जो आज इंडिया में अलग अलग स्टेट के फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, उनका अपना एक कल्चर था, अपना एक खान पान था, सब कुछ अपनी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, बोली हुआ करती थी, जैसे भी आप डिफाइन करें। तो इस समय कई सारे हमें छोटे छोटे क्षेत्र उभरते हुए दिखाई देंगे जिसकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी। ओके, 6वीं से 7वीं सदियों के आसपास देश में कई सांस्कृतिक इकाइयों का उदय हुआ जो बाद में असम, आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात इन सब नामों से फेमस हुई। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में रचित कई जैन ग्रंथों में 18 प्रमुख जनगण अथवा उपराष्ट्रीय समूहों की चर्चा की गई है। बोल रहे कि जो जैन ग्रंथ है ना, उसमें भी हमने इस तरह की चर्चा पाई है। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अब तक हम एक टाइप का कुछ देख रहे थे, चाहे मौर्यंस है, गुप्ताज है, वर्धन है, लेकिन अब इसके बाद आप देखते हो ना छोटी छोटी क्षेत्रीय इकाई जिसका अपना ही एक ऑरा होगा, अलग से वो दिख जाएंगे इस क्षेत्र के लोग। ठीक है, तो वो हमें इस टाइम पीरियड में दिखाई देता है। ठीक है, इसका जिक्र बोल रहे हैं यहाँ पे कि 8वीं सदी में जैन ग्रंथों में इस तरह के उपराष्ट्रीय समूहों की या 18 प्रमुख जनगणों की चर्चा की गई है। 9वीं सदी में नाटककार विशाखा दत्त ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार, वेशभूषा और भाषा वाले लोगों में जो भिन्नता है उसको डिफाइन किया है कि यहाँ के लोग इनका ये कल्चर, यहाँ के लोग इनका ये कल्चर, यानी कि क्षेत्रीयता वाला जो एक अपना ऑरा है ना, वो यहाँ पे पनपते हुए दिखाई देगा, और वो आपको दिखेगा, आगे भी दिखेगा। हम जैसे ही पढ़ेंगे ना मध्यकालीन भारत का इतिहास, आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों को भरते हुए देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। साहित्य, अगर हम बात करें लिटरेचर का, तो ईसा की 7वीं सदी में हम भारतीय भाषाओं के इतिहास में अद्भुत गतिविधि पाते हैं। मतलब अगर आप साहित्य के कंटेक्स्ट में बोलो तो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें चेंज दिखाई दिया, डेवलपमेंट दिखाई दिया। पूर्वी भारत की बौद्ध कृतियों में बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया, हिंदी के उद्भव का मंद आभास पाया जाता है। यहाँ पूर्वी भारत वाले रीजन में जो भी बांग्ला से बौद्ध धर्म से रिलेटेड लिटरेचर थे उसमें इनका आभास हमें दिख रहा है, यानी ये ओरिजिन होते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, वही जैन प्राकृत की रचनाओं में गुजराती और राजस्थानी यहाँ के जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना साहित्य, उनका हल्का हल्का प्रभाव या उद्भव होते हुए वो दिख रहे हैं। दक्षिण में तमिल तो सबसे पुरानी भाषा थी, लेकिन कन्नड़ का उद्भव इसी समय आरंभ होता है। तमिल के
बारे में ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हैं। संगम लिटरेचर पूरा तमिल साहित्य ही है ना वो। तो बोल रहे हैं कि दक्षिण में अब हमें इस समय उभरते हुए क्या दिखाई दे रहा है, कन्नड़ साहित्य वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर जो तेलुगु और मलयालम है ना, ये थोड़ा लेट हमें दिखाई देगा। तो अगर हम लिटरेचर की बात करें ना अलग अलग, तो यहाँ पर बोल रहे हैं पूर्वी भारत में इन सब का उद्भव होते हुए दिखाई दे रहा है, जो हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में शो हो रहे हैं। पश्चिमी भारत में जैनिज्म लिटरेचर में हमें इनका प्रभाव दे रहा है। दक्षिण भारत में बोल रहा है कि आपका वो तो पहले ही आ चुका है ना तमिल साहित्य संगम में, लेकिन अब यहाँ पे कन्नड़, फिर आगे चल के मलयालम तेलुगु हमें दिख रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय लिपियों को 7वीं सदी में और उसके बाद में प्रमुखता मिली। अब ये क्षेत्रीय जो भी लिटरेचर है जिन पर इनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे हर एक रीजन की अपनी एक स्क्रिप्ट भी डेवलप होगी। ओके, अब जाइए साउथ में लिखा रहता है ना अलग अलग स्क्रिप्ट में, तो बोल रहे हैं कि वो जो लिपि है ना वो भी हमें दिखाई देती है 7वीं सदी में धीरे धीरे विकसित होते हुए। मौर्य काल से गुप्त काल की लिपि में परिवर्तन होते रहे, लेकिन देश के अधिकांश भाग में आमतौर पर एक ही लिपि चलती रही। इन जनरल आप देखो तो हमें क्या दिखाई दे रहा था मौर्यंस के टाइम पीरियड में, ब्राह्मी दिखाई दे रही है ना, यही देख रहे हैं। भाषा की हम देखें तो प्राकृत पाली दिखाई दे रही है। गुप्तास के टाइम पीरियड में हम देखें तो संस्कृत दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना मौर्यंस गुप्तास में हमें एक ही का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन 7वीं सदी से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी लिपि विकसित होते हुए दिख रही है। 6ठी 7वीं सदियां संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी समान रूप से महत्व की रही। संस्कृत साहित्य तो इस समय फल फूल रहा ही था, इवन वो गुप्तास के टाइम पीरियड से सातवाहना से ही फूल रहा है, लेकिन यहाँ से क्षेत्रीय प्रभाव भी हमें दिखेगा जो इसके पहले नहीं था। गद्य में शब्द आडंबर की पराकाष्ठा बाण भट्ट की कृतियों में हमें देखने को मिली। ये जस्ट एक फैक्चुअल चीज बताई गई है। दैवी अनुक्रम कैसा था, तो यहां पर बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड में हमें एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया। वो चेंज क्या दिखाई दिया कि एक मुख्य देवता और बाकी गॉड देवता वाला कंसेप्ट दिखाई दिया। यानी कि अब आप देखोगे कि एक तो मंदिरों के बनाने की शैली में परिवर्तन आया था इस समय पे, प्राचीन से मध्यकाल की ओर। आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि 7वीं 8वीं सदियों में मूर्ति और मंदिर के निर्माण की शैली में हर प्रदेश में अलग अलग या भिन्नता दिखाई दे रही है। नॉर्थ में अलग तरह की मूर्तियां, साउथ में अलग, आप बोल रहे हो ना द्रविड़ शैली में बन रही है काफी सारी मूर्तियां दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में तो प्रस्तर मंदिरों का क्षेत्र, पत्थर के बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो यहां पर एक चेंज ये दिखाई दे रहा है कि हर क्षेत्र के मंदिर की जो शैलियां है, मूर्तियों की शैली, क्षेत्रीय रूप से ही उनमें बदलाव दिख रहा है। गुप्तोत्तर काल में हमें कुछ धार्मिक परिवर्तन भी दिखाई दिए, और वो धार्मिक परिवर्तन क्या होंगे कि जैसे आप देखते हो गुप्त काल में है ना सामंती व्यवस्था, राजा, बाकी चारों ओर हमें छोटे छोटे सामंत दिखाई देते जिनका अपना एक पावर था। ऐसे ही हमें देवताओं में भी दिखाई दिया एक श्रेष्ठ देवता जो अन्य थोड़े उनसे कम श्रेष्ठ देवताओं से घिरे होते थे। ये व्यवस्था हमें इस समय दिखाई देती है। विष्णु, शिव, दुर्गा ये मुख्य देवी देवताओं में आए, और अन्य क्षेत्रीय देवी देवताओं को गॉड देवी देवता का स्टेटस दिया गया इस टाइम पीरियड पे। ये धार्मिक चेंज दिख रहा है। हम ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति, शिव, इन 5 देवताओं की पूजा देखते हैं, और इन 5 देवताओं की जब सम्मिलित रूप से पूजा इस टाइम पीरियड पे की जाती थी तो इन्हें क्या बोलते थे, पंच देवता। ये होते थे पंच देवता, जो समय काफी फेमस हो रहे थे। मुख्य देवता शिव या अन्य जो मुख्य देवता होते थे, जनरली जो मेन मंदिर होता था ना वहां पर इन मुख्य देवता को रखा जाता था, तथा उनके चारों ओर 4 गौड़ मंदिरों में 4 अन्य देवता इस तरह से स्थापित कर दिए जाते थे। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है कि ऊंच नीच अब जो सोसाइटी में हमारे था वो मंदिर तक जा रहा है, वो ईश्वर तक जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हमें इस समय दिखाई देता है। वैदिक देव इंद्र, वरुण, यम का दर्जा घट गया और वो लोकपाल की कोटि में आ गए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक धार्मिक परिवर्तन दिखाई दिया। भक्ति वाला जो कंसेप्ट है ना वो हमें इसी समय दिखाई दिया। भक्ति जो ईश्वर को निराकार मानता है, उनका कोई आकार नहीं मानता है, और अपने आप को ईश्वर में पूरा लीन कर देता है बिना किसी प्रतिफल के माने हुए कि भाई ईश्वर का आराधना कर रहा हूं, यही मेरा क्या है आउटपुट है, यही मेरा फल है। ठीक है, तो 7वीं सदी से भक्ति संप्रदाय देश भर में फैला और दक्षिण भारत में धीरे धीरे और फैलेगा, जिसको हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति का अर्थ क्या था? अपने आराध्य देव को सब कुछ समर्पित कर देना, और सब कुछ समर्पित करने के बाद उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, प्रतिफल में केवल आराध्य देव की कृपा प्राप्त करना। तो आप अपने आप को पूरी तरह से लीन कर दो ईश्वर में, वो भी निराकार फॉर्म में। वो होती है भक्ति, मतलब गा कर या समर्पित करके उनका
आराधना करना। इसमें साधक अपने आराध्य के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है कि आप ही मेरे सब कुछ हो। ओके, आपके पहले आपके बाद कोई कुछ नहीं है। तथा इसकी तुलना किसानों की अपने भूस्वामियों से कराई जाती है। देखो, ये एक चीज लाई भी गई थी और इस समय ये देखा गया कि जैसे भक्ति में साधक जो होता है वो ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसे ही किसानों को भूस्वामी जो उनके मालिक है उनको अपने आप को समर्पित कर देना कि जो करना है मुझे इनके लिए करना है। समझ में आया? तो एक धर्म का सहारा लिया जा रहा है सोशल स्टेटस को वैलिड ठहराने के लिए और उसमें मजबूती लाने के लिए। ठीक है, तंत्रवाद भी इस समय पनपा। तंत्रवाद के बारे में बहुत ज्यादा हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ईसा के 6ठी सदी के आसपास भारत में धर्म के क्षेत्र में तांत्रिक संप्रदाय का फैलना चालू हुआ। यहां से तंत्रवाद का कंसेप्ट आया। जादू टोना, जो मैजिकल पावर्स होती है वो हमें यहाँ से दिखाई देनी चालू होंगी। 5वीं से 7वीं सदियों में नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत और दक्कन में बहुत से ब्राह्मणों को गांव दिए जा रहे थे। ये तो आपको पता है कि बड़े लेवल पर भूमि अनुदान हो रहा था। और इस अवधि में ही कई सारे हमें तांत्रिक ग्रंथ, तांत्रिक पीठ और साधनाओं का स्थापना होते हुए दिखाई दिया और वो इन क्षेत्रों में ज्यादा फैलेंगे। जो आपको मैं बोल रही हूँ, ये क्षेत्र जहां पर इनको ये भूमि अनुदान दिया जा रहा है, यहां पर इनका कहीं ना कहीं ज्यादा हमें प्रभाव दिखाई देता है। तंत्र मार्ग के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने ज्यादा अपने आप से कनेक्ट करने के लिए किसको जोड़ा? महिलाओं और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोल दिए ताकि ये लोग इससे कनेक्ट हो सके, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ सके, क्योंकि इनको हर जगह घुसने की अनुमति नहीं होती थी ना। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य, जो भी तंत्र विद्या में अनुष्ठान कराए जाते थे वो जनरली किस उद्देश्य से कराए जाते थे? धन संपत्ति आदि की प्राप्ति, आदि व्याधियों में विमुक्ति, मतलब कि आपको पैसा चाहिए, ये करिए, ऐसा करिए। आज भी बहुत सारे ऐसे तंत्र विद्या जिसे बोला जाता है इसे करने से पैसा आ जाएगा, पर्स खोल के बैठ जाओ थोड़ी देर, इस मुहूर्त फिर आपका पैसा आ जाएगा, पर्स में ये रखो वो रखो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बोल रहे कि इसका उद्देश्य क्या होता था? धन संपत्ति प्राप्त करना और आदि व्याधि, कोई आपको ऐसी बीमारी है उनसे छुटकारा पाना है तो भी उनका प्रयोग किया जाता था। निसंदेह तंत्र मार्ग का उदय ब्राह्मण समाज में जनजातियों के बड़े पैमाने पर प्रवेश होने के कारण हुआ। ये तंत्र विद्या हमें किस जगह दिखाई दे रही है? जहां ब्राह्मण्स को भूमि दान मिल रहे हैं। और ये जो ब्राह्मण्स को भूमि दान मिल रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ट्राइबल्स दिखाई दे रहे हैं। और वो जब ट्राइबल्स के साथ में इनका एंगेजमेंट हुआ तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स का अपना तरीका था ना, वही तंत्र विद्या के फॉर्म में आगे आते हुए दिखाई दी। थोड़ा सा उसका डेवलप फॉर्म हो गया। इतना ही नहीं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे वो अपने अलग अलग, या जिनको दान दिया जा रहा था वो जैनिज्म थे, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे, शैव थे, वैष्णव थे। तो अब ये तंत्र विद्या जो वहां के ट्राइबल्स जो वहां पर हैं, वो धीरे धीरे इस धर्मों में भी अपनी उस विद्या को इन्वॉल्व करेंगे। यानी कि आगे चल के तंत्र मार्ग बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव इसमें भी घुस गया, इसमें भी इन्वॉल्व होते हुए हमें दिखाई दिया। ठीक है, तो बस ये छोटा सा चैप्टर था। इस चैप्टर का मोटिव क्या था? आपको चेंज समझाना कि ये जो मध्यकाल की तरफ आप जा रहे हो, क्या बदलाव आ रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है हमारी समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे वर्ण व्यवस्था में, हमारे धर्म में। नया भक्ति का कंसेप्ट हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, नया तंत्रवाद का कंसेप्ट। तो ये दोनों चीजें तो नई होते हुए दिखाई दे रही हैं। बाकी ये चीज जो ऑलरेडी चल रही थी उसमें हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं जो हमें आगे लेकर जाएगा मध्यकाल की तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नो डाउट बताइए। और बाकी कल हम मिलेंगे हमारे आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर के साथ, तो उस क्लास को अटेंड करिए। बच्चे बोल रहे थे लाइव कितने बजे आते हैं, तो देखो ये वीडियो जाती है 8 बजे रात में, मंडे और वेंसडे को। और कल जो जाएगी आपकी आर्ट एंड कल्चर की जाएगी दोपहर 2 बजे। तो उन वीडियोस को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट देखिए। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।